नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे सिलेबस की यूनिट चल रही है सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में हमारा टॉपिक जो है डबल लेयर ऑर्गन के 3 ऑर्गन करने के बाद में फिर हमने किया सिंगल लेयर ऑर्गन के बारे में पढ़ा। सिंगल लेयर ऑर्गन के बारे में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी? आपने सबसे पहले गोल्जी बॉडी पढ़ी, फिर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, फिर आपने लाइसोसोम पढ़ा आपने। रिक्तिका जो है, रिक्तिका एक कॉमन स्ट्रक्चर है। सेंट्रल वैक्यूल के बारे में बात करें अगर अपने रिक्तिका जो है उसके बारे में बात करें, थोड़ा सा पॉइंट है, ज्यादा इसमें करने लायक इसमें है नहीं है, फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको मैं। इसमें क्या होता है बेटा, अगर अपने रिक्तिका की बात करते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल पहला काम बेटा ये है, ये किसके अंदर मिलेगा? बताओ बेटा, ये कहाँ पे उपस्थिति कहाँ होगी इसकी? ये मिलेगी आपको पादप कोशिकाओं में। कहाँ मिलेगी बेटा? पादप कोशिकाओं में। लार्जेस्ट ऑर्गन है ये, सबसे बड़ा कोशिकांग है ये, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इस सीरीज के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आता है। क्या आता है इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट भी आता है, सबसे बड़ा है। और अपन कह सकते हैं केंद्रीय कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है बेटा? केंद्रीय कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं का सेंटर ऑफ ए सेल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? प्लांट सेल का सेंटर ऑफ ए सेल, सेंटर ऑफ ए सेल भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं का केंद्र कहा जाता है। याद रखोगे बेटा इस चीज को, आप भूलोगे नहीं। अगली बात मैं क्या करवाने जा रहा हूं आपको मैं, कि रिक्तिका की जो प्रवृत्ति होती है, जो इसकी नेचर होती है बेटा, वो कैसी होती है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो इसकी नेचर कैसी होती है? इसकी नेचर होती है जल अपघटनी एंजाइमों, अपघटनीय, अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बेटा? प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये प्रेजेंट लिखता हूं ना, इसका मतलब उपस्थित होता है। कन्फर्म बेटा? प्रवृत्ति में जल अपघटनीय एंजाइम इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये लाइसोसोम के समजात है, एक समजात ऑर्गन पाया जाता है, समजात अंग। ये बात ध्यान देना, लाइसोसोम के समजात अंग से माना गया है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तीव्र जल अपघटनीय एंजाइमों वाली होती है। मैं कह सकता हूं इसकी पीएच भी लगभग कैसी मिलेगी आपको? 5 के नजदीक मिलेगी। पीएच 5 तक इसके अंदर समान जो होगा वो पाया जाएगा। ये किस किस रूपों में हो सकती है? इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं? इसकी फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है? इसके रूप क्या क्या हो सकते हैं? ये कोई खाद्य धानी के रूप में हो सकती है, ये संकुचनशील रिक्तिका के रूप में हो सकती है, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं इसे, सीवी, सीवी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका अमीबा के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए की जाती है बेटा? अमीबा के लिए ये शब्द जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये खाद्य धानी है, हम कह सकते हैं ये रस धानी के रूप में हो सकती है, ये वायु धानी के रूप में हो सकती है। ठीक है, ये सारे रूप किसके हैं बेटा? रिक्तिका के पाए जाते हैं। सेंट्रल वैक्यूल के बारे में पाए जाते हैं। एकल कोशिका युक्त ये कोशिकांग है। बात समझ में आ गई? पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़े आकार की दिखाई देती है। जंतु कोशिकाओं में इसके जो रूप होते हैं वो सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कोई खाद्यदानी, रसदानी इत्यादि। ठीक है बेटा? वैसे जंतु कोशिकाओं के अंदर इसकी मात्रा उपस्थिति जो है वो बहुत ही नगण्य रूप से दिखाई देती है। पादप कोशिकाओं का ये बहुत बड़ा एक लक्षण है। कन्फर्म हुआ? अभी मैं चल रहा हूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा सूक्ष्म काय। क्या टॉपिक लिखूंगा बेटा मैं? सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय में हमें माइक्रोसोम नहीं है। माइक्रोसोम में हमने क्या बोला था? माइक्रोसोम किसका रूपांतरण होता है? अंतःप्रदावी जालिका का रूपांतरण क्या है? माइक्रोसोम। माइक्रोसोम का मतलब क्या होता है? अंतःप्रदावी जालिका के छोटे 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 टुकड़े। और टुकड़े कब होते हैं? जब कोशिका जीवित होती है या मृत होती है। जब कोशिका मृत होती है तो अपन बोलेंगे छोटे छोटे टुकड़े उसके हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन सी विधि से प्राप्त करेंगे? अपकेंद्रण विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा। बात समझ में आई ध्यान से? आगे चल रहा हूं बेटा। सभी की शीट होगी पूरी? नेक्स्ट पे चलूं।
चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की। अभी हमारे पास में हमारा जो अगला टॉपिक है एकल झिल्ली युक्त, हम कह सकते हैं सिंगल लेयर वाले जो कोशिकांग हैं, आप हिंदी में लिखो एकल कोशिका, एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं छोटे कोशिकांगों के बारे में। छोटे कोशिकांग कितने छोटे हैं भाई? ये राइबोसोम से बड़े हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। ये राइबोसोम से बड़े हैं। कन्फर्म हुआ? तो ये कोशिकांग जिसको अपने क्या बोलेंगे? सूक्ष्मकाय। चलो जी, मैंने इसको कह दिया, ये सूक्ष्मकाय है, माइक्रो बॉडीज है। ये लो, माइक्रो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इनके 3 प्रकार है बेटा। कितने प्रकार के हैं ये लगभग आपको 3 प्रकारों में मिलेंगे। कौन कौन से प्रकारों में मिलेंगे? नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पढ़ते हैं हम स्फीरोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? स्फीरोसोम। स्फीरोसोम। पहली बात तो क्या है कि इसका खोजकर्ता कौन था? इसकी खोज किस बंदे ने की थी? सबसे पहले इसकी खोज की थी डेंजियर्ड तथा पार्नर ने। किसने की थी बेटा? डेंजियर्ड व पार्नर। डेंजियर्ड, इसका चक्कर ही जाता तकड़ा। डेंजियर्ड व पार्नर। सबसे पहले इसको किसने देखा? डेंजियर्ड व पार्नर। इसने क्या बोला? इसने क्या बोला? अगला क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी उपस्थिति हमेशा वो कहां मिलेगी? ये मिलेगी प्लांट सेल। कहां मिलेगी बेटा? केवल पादप कोशिकाओं में। क्यों मिलेगी? क्योंकि स्फीरोसोम जो शब्द जो है ना, ये किसके लिए आया हुआ है? ये पादप लाइसोसोम के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है बेटा? पादप लाइसोसोम के लिए आया हुआ है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि भाई ये क्या होता है? ये प्लांट लाइसोसोम है। पादप लाइसोसोम के बारे में बताया गया है। प्लांट लाइसोसोम है, स्फीरोसोम है। इसकी खोज जो जब डेंजियर्ड पार्नर ने की थी, कहां की थी? बताओ भाई, कहां की थी इसकी खोज? कहां की थी? वसीय बीजों के अंदर, वसीय पादपों के अंदर अपने बोल सकते हैं। ठीक है, लिखिए। डेंजियर्ड पार्नर ने स्फीरोसोम की खोज कहां की थी? इसमें होता क्या है बेटा? देखो ध्यान से, ये एक प्रकार का लिपोप्रोटीन है। कैसा है बेटा? लिपोप्रोटीन है। इसमें लिपोप्रोटीन की मात्रा क्या मिलेगी आपको? अधिकतम मिलेगी। ठीक है बेटा, लिपोप्रोटीन की मात्रा इसके अंदर आपको अधिकतम मिलेगी। ज्यादातर तो ना बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जब आज तक पेपर में आया हुआ है तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा गया है, स्फीरोसोम है क्या उसके बारे में पूछा गया है, खोजकर्ता डेंजियर्ड पार्नर थे, कौन सी कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है? बोलेंगे पादप कोशिकाओं के लिए। हम कह सकते हैं इसे पादप लाइसोसोम। जैसे गोल्जी का को क्या बोला था? क्या बोला था? पादपों के अंदर पाए जाने वाले गोल्जी को क्या बोला था? प्लांट डिक्टियोसोम। क्या बोला था बेटा? पादप डिक्टियोसोम बोला था। पादप गोल्जी का उसका नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है। कन्फर्म हुआ? अभी स्फीरोसोम जो है, इसका संश्लेषण ये किस किस पदार्थ का संश्लेषण करेगा? नंबर 1 पे क्या बोलेंगे? क्यूटीन। नंबर 2 पे क्या बोलेंगे? सुमेरीन। ये लो, ये 2 कोशिका भित्तीय पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण कौन करता है? पादप लाइसोसोम, स्फीरोसोम करता है। ये इसके ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कन्फर्म हुआ? समझ आई बात ध्यान से? आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अपने पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसके ऊपर बस यही से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पार्ट हमारा आता है बेटा कौन सा? पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम के खोजकर्ता कौन है? सीडी डुवे। कौन थे बेटा खोजकर्ता इसके? सीडी डुवे, ये इसके खोजकर्ता है बेटा। अब एक नाम देखें ध्यान से, पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम के बारे में क्या बोला गया है कि इसमें किस प्रवृत्ति के एंजाइम मिलेंगे?
इसकी प्रवृत्ति कैसी मिलेगी, अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेज या कह सकता हूं कैटालेज। उनकी बात ध्यान से बेटा, ऑक्सीजनेज या कैटालेज एंजाइम प्रवृत्ति के इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। पेरोक्सिसम के बारे में तीसरा पेरोक्सिसम का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रकाशिक श्वसन में प्रयुक्त होता है। ये किसमें प्रयुक्त होता है बेटा, ये पादपों के अंदर प्रकाशिक श्वसन प्रक्रिया संपन्न करवाता है। ये बेटा ध्यान देना, इसमें एक प्रक्रिया पाई जाती है प्रकाशिक श्वसन की प्रक्रिया। किसके लिए बात बोल रहा हूं बेटा मैं, ये केवल पादपों के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या लिखोगे, पादपों में प्रकाशिक श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करवाता है। पादपों में प्रकाशिक श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करवाता है, कन्फर्म हुआ। इसके सहयोगी कोशिकांग कौन कौन से हैं बताओ भी, ये पीछे क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाशिक श्वसन में कितने प्रकार के कोशिकांग भाग लेते हैं, एक तो पेरोक्सिसोम हो गया, दो और पढ़े थे हमने। ये बता दो मेरे को कि दोनों दोहरी झिल्ली वाले हैं कि एकल झिल्ली वाले हैं, दोहरी झिल्ली वाले हैं, क्या नाम है उनका, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये लो बेटा लिख देना इसके लिए, क्या बोलेंगे, प्रकाशिक श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हरित लवक प्लस पर ऑक्सीसोम, ये तीनों कोशिकांग मिलकर पादपों में कौन सी प्रक्रिया संपन्न करते हैं, हम कहेंगे प्रकाशिक श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। क्वेश्चन आता है, पादप दो प्रकार के पढ़े जाएंगे, एक C3 पादप, एक C4 पादप। ये प्रक्रिया कौन से पादपों में संपन्न होगी, C3 में। कौन से में, C3 में। अगली हेडिंग लगाकर एक लाइन लिखवा रहा हूं, वो लिखिए आप। क्या लिखोगे, अभी हमने क्या लिखा है बेटा कि हमारे पास में पहला ऑप्शन आया हुआ है पादप। पादप में कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, अपने बोलेंगे प्रकाशिक श्वसन। कौन सी हो रही है बेटा, इस तरीके से लिखे आप, प्रकाशिक श्वसन संपन्न होता है बेटा पादपों के अंदर। प्रकाशिक श्वसन में कौन कौन भाग लेते हैं, हम बोलेंगे पर ऑक्सीसोम प्लस माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। बेटा लिख लोगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है, किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी ना। पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। CD डुबिक, अल्टमान और फ्लेमिंग और शिम्पल। याद रहेगा, याद रहेगा। हरित लवक के खोजकर्ता कौन थे, शिम्पल। लवक के खोजकर्ता कौन थे, हीकल। कौन थे, हीकल। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, अल्टमान और फ्लेमिंग, दोनों ने मिलकर बोला। पेरोक्सिसोम के खोजकर्ता कौन थे, CD डुबिक। तीनों ने क्या कर दिया, प्रकाशिक श्वसन कर दिया। अब बताओ किस प्रकार के पादपों में यह प्रक्रिया पाई जाएगी, बोलेंगे C3 पादप। कौन से बेटा, C3 प्लांट में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाशिक श्वसन पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, क्या C4 पादपों में प्रकाशिक श्वसन होता है, नहीं होता। इसीलिए यह माना गया है कि C4 पादप प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C3 पादपों से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। देखोगे इस चीज को कि प्रकाश संश्लेषण में हमें उत्पाद प्राप्त करने हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना है, अनुकूलता जो स्थापित करनी है, उसके हिसाब से किस प्रकार के प्लांट ज्यादा सक्षम होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, तो बोलेंगे C4 पादप। समझ आई, क्लियर हुआ। C3 पादप क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें प्रकाशिक श्वसन की एक अप्रिय घटना घटती है। ये एक अप्रिय घटना घटती है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद निर्माण में कमी लाती है। कन्फर्म हुआ। ये तो हो गया बेटा प्लांट के लिए, हो गया प्लांट के लिए। पेरोक्सिसोम की बात चल रही है, अभी मैं चलता हूं एनिमल्स के लिए कि भाई प्राणियों के अंदर पेरोक्सिसोम क्या करता है। अब जहां पेरोक्सिसोम लिखा था, आपने सुनो, जहां पेरोक्सिसोम लिखा था उसके ब्रैकेट में लिखो कि ये जंतु और पादपों दोनों में होता है। बेटा समझ नहीं आया, ऐसे पेरोक्सिसोम लिखा था, इसको मैं मिटा रहा हूं।
कभी कभी ये चलता नहीं है, कभी इतना चलता है कि बस पूछो ही मत। देखो अब अपने इसके लिए बताने जा रहे हैं कि पैरोक्सिस्म के बारे में क्या बोलोगे कि ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, दोनों में ये उपस्थित होता है। पादप के बारे में बता दिया कि इसमें प्रकाशिक श्वसन संपन्न पाया जाता है, ये घटना घटती है। तो फिर एनिमल में कौन सी घटना घटेगी, एनिमल में कौन सी घटना घटती है, लिखो एनिमल के अंदर हेडिंग डालो इसके अंदर। एक प्रश्न आया हुआ यार, इसको आप क्वेश्चन बना के लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो इसके लिए। जंतुओं में वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण में सहायक होता है, क्या लिखोगे आप? जंतुओं में वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण, वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण में सहायक, बीटा ऑक्सीकरण में सहायक है। बेटा जेट की दृष्टि से सुन लो ध्यान से, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, लिख लेना। और प्रकाशिक श्वसन तो इतनी बार जेट में पेपर में आ चुका है, इसका कहना ही कुछ नहीं, 8 से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इसको आप पैरोक्सिस्म की दृष्टि से ना भी पढ़ोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ लोगे, उसके अंदर भी काम आता है। ये आप हरितलव के अंदर भी पढ़ लो। तो पैरोक्सिस्म में हम इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल्स में क्या करता है, ये जंतुओं के अंदर वसीय अम्ल जो होते हैं, कहाँ होते हैं? एडिपोस टिश्यू में, जहां वसा का जमाव ज्यादा होता है। वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण के अंदर बेटा क्या करता है, ये सहायक होता है। तो क्वेश्चन आएगा प्राणियों के या प्राणियों में वसीय, सुन लो अपने ध्यान से, मैं लिखवाऊंगा नहीं, वीडियो में आप लिख लेना। प्राणियों में वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण में सहायक कोशिकांग है पर ऑक्सीसोम। प्रकाशिक श्वसन C3 पादपों में प्रकाशिक श्वसन की अप्रिय घटना में सम्मिलित 3 कोशिकांगों का समूह है, पैरोक्सिस्म, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलव। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न लेके, शानदार क्वेश्चन है। और क्या काम होगा इसका? हमने पैरोक्सिस्म के अंदर आपको बताया कि ये ऑक्सीडेज या ऑक्सीजनेज प्लस कैटालेज प्रवृत्ति किसके अंदर एंजाइम पाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आप इसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, देखो क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2O2 का विघटन, H2O2 का विघटनकारी एंजाइम, विघटनकारी एंजाइम कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे बेटा? कैटालेज एंजाइम है। आपने क्या लिखा था? पैरोक्सिस्म जो है इसमें 2 प्रकार की प्रवृत्ति के एंजाइम मिलेंगे, पहला मिलेगा ऑक्सीडेज या ऑक्सीजनेज, दूसरा कौन सा मिलेगा? कैटालेज मिलेगा। कैटालेज का मेन काम क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटनकारी एंजाइम किसे माना गया है? कैटालेज को माना गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पैरोक्सिस्म का एक कार्य लिखो, आप लिखो बेटा, कोशिका द्रव्य में। अब देखो पैरोक्सिस्म जो है वो प्लांट में भी और एनिमल के अंदर भी है। प्लांट में क्या काम करता है मैंने वो भी बताया, जंतुओं में क्या काम करता है मैंने वो भी बताया। 2 प्रकार के इसके अंदर एंजाइम पाए जा रहे थे, ऑक्सीजनेज या ऑक्सीडेज प्लस कैटालेज। क्या काम कर रहा है ये कैटालेज एंजाइम? क्या काम कर रहा है? जल का, यानी कि अपने बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 का विघटनकारी एंजाइम के रूप में कौन प्रयुक्त होता है बेटा? कैटालेज एंजाइम होता है। लास्ट वर्ग लिखो इसके अंदर, कोशिका द्रव्य में वित्तीय पदार्थों की, कोशिका द्रव्य में विषैले पदार्थों, टॉक्सिक पदार्थों के प्रभाव को कम करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर अंतःप्रदन जालिका भी काम आती है, मैं दिखाना भूल गया था, आप लिख सकते हो। अंतःप्रदन जालिका भी क्या करती है? टॉक्सिक विदूषित पदार्थों का क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है, उसको पहचानने में काम करती है अंतःप्रदन जालिका। तो
वो बात की बात लिख लेना आप। तो आपने क्या लिखा, कोशिका द्रव्य में विषैले पदार्थों के प्रभाव को कम करता है। कौन कम करता है, पेरोक्सीसोम। लास्ट पार्ट में चल रहा हूं बेटा मैं, तीसरा पार्ट हमारा कौन सा है, कौन सा, ग्लाइऑक्सीसोम। क्या लिखेंगे बेटा, ग्लाइऑक्सीसोम। तीसरे सूक्ष्म काय के ऊपर चल रहा हूं मैं। पहला हमने कौन सा कर दिया, स्पियोसोम कर दिया, प्लांट लाइसोसोम है, बता दिया हमने। सेकंड हम कौन सा किया हमने, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम के खोजकर्ता कौन थे, सीडी डुबे। किस किस में पाया जाता है, ये प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल में मिलेगा। प्लांट में कौन सा काम करवाएगा, प्रकाशिक श्वसन। एनिमल में कौन सा काम करेगा, वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण में सहायक होता है। किस प्रवृत्ति के इसमें एंजाइम मिलेंगे, ऑक्सीडेज या कैटालेज। बात समझ में आई। कैटालेज एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटनकारी एंजाइम है। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य के अंदर यदि कोई टॉक्सिक पदार्थ हमारी बॉडी में जा चुका है, हमारी कोशिकाओं में जा चुका है, तो उसकी पहचान करना और उसके प्रभाव को खत्म करना, उसको नगण्य करना या उसको रोकना, ये काम दोनों कौन कर रहा है, पेरोक्सीसोम कर रहा है। तो चलता हूं बेटा मैं तीसरे सूक्ष्म काय के ऊपर। तीसरा सूक्ष्म काय का नाम क्या है बेटा, ग्लाइऑक्सीसोम। नाम से एक चीज सुनाता हूं आपको, देखो ग्लाई, ग्लाइऑक्सीसोम। पहला नाम सुनो बड़ा ध्यान से, ग्लाइऑक्सीसोम। इतने नाम से एक चक्कर आएगा, ग्लाइऑक्जेलिक चक्कर। क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्जेलेट चक्कर बोलेंगे, ग्लाइऑक्जेलेट चक्कर। ग्लाइऑक्जेलेट चक्कर वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। किसे बदलेगा, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। अभी सुनो, ग्लाइऑक्सीसोम पहली बात किधर मिल रहा है बेटा अपने को, प्लांट्स के अंदर मिल रहा है। दूसरी बात, कौन से प्लांट के अंदर मिल रहा है बेटा अपने को, ये सारे के सारे जो ऑयली प्लांट जो है, जो बीज वाले जो है, जिनके अंदर बीज अंकुरण वगैरह, इसमें तेल की मात्रा पाई जा रही है, वसीय बीजों में मिलेगा। खोजकर्ता का नाम क्या आएगा बेटा इसका, इसके खोजकर्ता का नाम है बीवर्स। क्या नाम है बेटा, बीवर्स नाम है इसका। ये बीवर्स ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। समझ आ गई। कौन सा चक्कर पाया जाता है इसके अंदर, हम लिखेंगे ग्लाइऑक्जिलेट। ग्लाइऑक्जिलेट चक्कर इसके अंदर उपस्थित होता है। और ग्लाइऑक्जिलेट चक्कर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा वसा के अणु का किसमें रूपांतरण, कार्बोहाइड्रेट। वसा के अणु को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तनकारी कौन होता है, ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है, ये काम करता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसके बारे में लिखो। लिख दिया बेटा, बेटा देखो इसमें लिखवाता हूं मैं। पहला काम तो क्या था बेटा, ये वसीय बीजों अथवा यीस्ट कोशिका के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, एक नंबर। बात समझ में आई। दूसरा, आपने रंध्रों के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट के रंध्र खुलना बंद होना, लेविट की परिकल्पना थी। सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी इसमें काम आती है। ठीक है, सुने ध्यान से। ये क्या कहता है, पादपों के अंदर इसमें क्या इस्तेमाल किया, ये है वसीय बीजों में। ये वसीय बीजों के अंदर इसकी खोज हुई, या मैं कह सकता हूं यीस्ट कोशिका के अंदर। किसमें बेटा, यीस्ट कोशिका के अंदर। यीस्ट कोशिका क्या है, पादप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का मिला जुला प्रतिरूप है। इसके कुछ लक्षण प्रोकैरियोटिक से मिलते हैं, इसके कुछ लक्षण यूकैरियोटिक के साथ में मिलते हैं। ज्यादातर ये प्रोकैरियोटिक के अंदर इसको शामिल किया गया है। सैक्रोमाइसी सेरेविसी, सैक्रोमाइसी सेरेविसी का नाम क्या है, यीस्ट है। तो वसीय बीजों के अंदर मिलेगा। और क्या कह सकता हूं मैं, प्लांट के अंदर जब आप रंध्र कोशिकाएं पढ़ते हो ना बेटा, पादप की लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर जब आप रंध्र कोशिकाएं पढ़ते हो, रंध्र कोशिकाओं में उपस्थित आई, वहां इसको देखा है। रंध्र कोशिकाओं के अंदर इसका उपस्थिति देखी गई। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या लिखेंगे, किस प्रकार के प्रक्रम में वसा का परिवर्तन या वसा का रूपांतरण कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। क्या लिखोगे, ग्लाइऑक्जिलेट चक्र। और ग्लाइऑक्जिलेट चक्र की प्रक्रिया किस कोशिकाओं के माध्यम से होती है,
ग्लाइऑक्सीसोम खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? बीवर्स। क्या बोलेंगे बेटा? बीवर्स खोज करता है इसका। वस्य ऑयली पादप जितने भी हैं, ऑयली सीड जो थे जिसमें वसा की, लिपिड की कंटेंट जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, उनके अंदर क्या मिलता है? ग्लाइऑक्सिलेट चक्कर मिलता है और इसके अंदर वसा का रूपांतरण कार्बोहाइड्रेट के अंदर किया जाता है। सूक्ष्म काय हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। कन्फर्म हुआ? इसके अलावा दो छोटे छोटे पार्ट और हैं, एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूलिन, एक का नाम है माइक्रोफिलामेंट। इसके बगैर शायद हमारी दैनिक प्रक्रियाएं, हमारी बोलने चालने की, मसल्स की समस्त प्रक्रियाएं जो होती हैं वो बाधित होती हैं। वो बताता हूं कैसे। नेक्स्ट पार्ट पे चल रहा हूं मैं, सुने ध्यान से। अभी मेरे पास में मैं इधर लिख रहा हूं कोशिका कंकाल। क्या लिखा? कोशिका कंकाल। किसी कोशिका का एंडोस्केलेटन सिस्टम, बोलूंगा मैं सेल एंडोस्केलेटन सिस्टम। किसी कोशिका का अंतः कंकाल या ढांचा जो होता है ना, वो कैसे बनता है? प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा जो होता है वो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बनाती है। ठीक है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बनाती है प्लाज्मा झिल्ली के लिए। अगर अपने किसी कोशिका की बात करेंगे तो एंडोस्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो चीजें मिलेंगी। एक क्या मिलेगा बेटा अपने को? एक मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूलिन। दूसरा क्या मिलेगा बेटा अपने को? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। ये लो मित्रों, ये दो प्रकार की छोटे छोटे कोशिकाएं जो हैं, जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं? सेल एंडोस्केलेटन सिस्टम। दोनों मिलके बनाती है बेटा। पहला काम तो ये। इन दोनों संरचनाओं का एक ही जनक था जिसका क्या नाम था? डी रॉबर्ट्रिस। क्या नाम था? डी रॉबर्ट्रिस तथा फ्रेंचाई या फ्रांची तथा फ्रांची। फ्रांची, ये दोनों ने मिलकर इसको खोजा। कन्फर्म हुआ? आगे देखे ध्यानपूर्वक। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूलिन। नाम सुन लो पहले, देखो मैं तुम्हें एक तरीका को याद करने का। ट्यूब्यूलिन, सीधी सी बात है कि इसके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलेगा? कौन सा प्रोटीन मिलेगा? इसमें ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। लिख दिया। माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट तंतु, रेशे, फाइबर, एक्टिन। कौन सा मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको एक्टिन प्रोटीन। बना दिया प्रोटीन बेटा, एक्टिन प्रोटीन मिलेगा। इसमें कौन सा प्रोटीन है? इसमें कौन सा है? एक्टिन। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? ये दोनों। पहला काम दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। माइक्रोट्यूब्यूलिन के लिए हम एक बात करते हैं कि ये तारक काय या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम निर्माण में भी भाग लेता है। निर्माण में भाग लेता है। पहला काम इसका ट्यूबुलिन का हो गया, माइक्रोट्यूबुलिन का हो गया। कर दिया। ये ट्यूबुलिन मैंने यहाँ पे क्यों बोला? जब आप तारक काय में पढ़ोगे 9 परिधीय तंतु, 9 + 0, 0 क्या है? केंद्रीय तंतु। या पढ़ोगे 9 + 2, 9 परिधीय तंतु, 2 केंद्रीय तंतु। तो जो तंतु बनते हैं ना, जो ट्यूब्स बनती है, वो कौन बना रहा है? माइक्रोट्यूबुलिन बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, ट्यूब्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? ये ट्यूब्स का निर्माण करता है। और ट्यूब्स को बोलते हैं नलिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? नलिकाएं बोलते हैं। समझ आई बात ध्यान से? माइक्रोट्यूबुलिन तारक काय या सेंट्रोसोम निर्माण में भाग लेता है, ये काम इसका है। अगर बात करो माइक्रोफिलामेंट, तो याद रखना इसका काम होता है पेशीय संकुंचन में। पेशीय संकुंचन में सहायक। तो बेटा जो मसल्स होती है ना, मसल्स,
जितनी भी हमारी पेशियां हैं वो जब खिंचती हैं सिकुड़ती हैं खिंचती हैं सिकुड़ती हैं, वहां कौन काम आता है? माइक्रोफिलामेंट। क्यों काम आता है? क्योंकि उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? एक्टिन प्रोटीन पाया जा रहा है। और बार बार बता चुका हूं आपको मैं, एक शब्द मैंने करवाया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, S से सार्को, S से SER, चिकनी अंदर नहीं जाने। मैंने बताया था वहां पे एक्टिन और मायोसिन, क्या लिखा था? एक्टिन और मायोसिन, जोड़ दो मायोसिन यार, और क्या है? ये लो, हमने इसके मायोसिन और जोड़ दिया, ये लो। अच्छा ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है? ये पेशियों के खिंचाव फैलाने में, सिकुड़ने में, फैलाने में वहां काम आते हैं। हमारी गाल, हम हंसते हैं, हमारा मुंह खुलता है, हम रोते हैं, सिकुड़ जाता है ना? थप्पड़ मारोगे चमड़ी इकट्ठी हो जाएगी, खुल के बैठोगे, आराम से हो जाओ। जब कभी आपको घबराहट होती है, जब आपको कोई डर होता है, कोई आपने गलत काम किया होता है, यहाँ से लगता है जैसे कालजा गया नीचे एकदम से, यहाँ होता है कुछ आपके, यहाँ लगता है जैसे कुछ गिर गया नीचे, यहाँ से प्रॉब्लम आती है ना। और जब आपको खुशी महसूस होती है तो यहाँ से आप खुले दिखाई देते हैं। मसल्स का ये एक्टिविटी है मसल्स की, क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। ये फैलाने में, सिकुड़ने में, दोनों के अंदर काम कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट काम करता है। इसका काम क्या है? पेशीय संकुचन में सहायक। कन्फर्म हुआ? माइक्रोट्यूबुलिन का तीसरा काम और क्या हो सकता है? कहां पढ़े हैं हमने ट्यूबुलिन? बताओ हमने कहां पढ़े हैं? जब हम किसी कोशिका का कोशिका विभाजन करवाते हैं, ये हमारे दो क्या हो गए? तारक काय। हमने बता दिया तारक काय के निर्माण में भाग लेता है, ले लिया। अब हमारे पास में मध्य प्लेट के ऊपर हमारे पास में क्या पड़े हुए हैं? हमारे पास में भाई गुणसूत्र पड़े हुए हैं। बात समझ में आई? अब ये यहाँ से क्या बनाएगा? ये यहाँ क्या बनाएगा? तरकु तंतु। क्या बनाएगा बेटा? तरकु तंतु। वैसे वास्तव में देखा जाए है तो पतली पतली नलिकाएं ही तो है। अरे खाली नलिकाएं तो है, तो नलिकाएं, जहां नलिकाएं आएंगी वो नलिकाएं कौन बनाएगा? ये बनाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे? तरकु तंतु के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। और इसके लिए एक प्रचुर मात्रा में एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं के निर्माण में सहायक। क्या कह सकता हूं? कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन के निर्माण में सहायक। स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर ये हेल्प करता है। तो आप इसके लिए लास्ट लाइन क्या लिखोगे? कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं के निर्माण में सहायक। कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं के निर्माण में सहायक। मैं देख लेता हूं, यदि इसके ऊपर क्वेश्चन छूटा है तो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है बेटा? कोशिका विभाजन के दौरान तरकु तंतुओं के निर्माण में सहायक। एक चीज इसके लिए और लिखो जो आपको इसकी याद दिलाएगी, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल की। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम आएगा डेस्मोट्यूब्यूल के साथ में। क्या आएगा? डेस्मोट्यूब्यूल साथ में। डेस्मोट्यूब्यूल का जब नाम आएगा, नाम याद आएगा फ्रैग्मोब्लास्ट। क्या नाम आएगा? फ्रैग्मोब्लास्ट। और जब फ्रैग्मोब्लास्ट नाम याद आएगा तो नाम याद आएगा प्लाज्मोडेस्माटा। मैंने क्या बोला था? दो कोशिकाओं के बीच में यदि कोशिका भित्ति को सीधा तोड़ दूं, इधर का मटेरियल उधर जाएगा, उधर का कोशिका द्रव्य इधर आएगा, खाली बीच में जगह बन गई। हमने कुछ ऐसा बताया। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है बेटा? ये खाली स्थान जो है, यहाँ का कोशिका द्रव्य यहाँ जा रहा है, यहाँ का कोशिका द्रव्य यहाँ आ रहा है, तो क्या बोल दिया? प्लाज्मोडेस्माटा। यदि मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कुछ नलिकाएं पाई जाए, क्या पाई जाए बेटा? नलिकाएं पाई जाए, बाकी सारा का सारा भर जाए, केवल नलिकाएं हो, दो पाइपें डाल दी मैंने बस, इसको क्या बोलूंगा? डेस्मोट्यूब्यूल। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? डेस्मोट्यूब्यूल। बात समझ में आई? और डेस्मोट्यूब्यूल जहां बन रहा है, कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है बेटा। तो एक प्रश्न और देखो इसके, लिखो कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक, या कोशिका भित्तीय पदार्थों के परिवहन में सहायक, ये लिख लो आप। तीसरा काम लिख लो, कोशिका भित्तीय पदार्थों के परिवहन में सहायक। कोशिका भित्तीय पदार्थों के परिवहन में सहायक। ये लो भाई, परिवहन में सहायक। ये काम है माइक्रोट्यूब्यूल का। अंतिम काम, एक काम और याद आ रहा दिमाग के अंदर, हमने कशाभी का भी पढ़ा नहीं है, वो भी तो ट्यूब ही है। हमने पक्षमाप भी पढ़ने हैं, तो वो भी तो ट्यूब ही है।
तो लास्ट में एक काम और लिख दो, क्या लिखोगे? कशाब और पक्षमाप के निर्माण में सहायक। ये लो, कशाब व पक्षमाप के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक। ये लो मित्रों, आपके एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग बड़ी सोहनी और अच्छी तरीके से सुख शांति से निबड़ गई। सुन गई बात ध्यान से? क्लियर हो गई। अब आप जो पुराने सिलेबस वाले ध्यान रखिएगा, आपके टॉपिक के अंदर शायद एक क्लास पक्षमाप और सीधे टॉपिक अलग से दिया हुआ है, जहां दिया हुआ है इसके ऊपर लगा लेना न्यूड ऑर्गेनिक, झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये मैं तारक काय के बाद में पढ़ाऊंगा। तारक काय के साथ मिलते जुलते हैं कशाब और पक्षमाप। एक टॉपिक कराऊंगा, दो टॉपिक हो जाएंगे हमारी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगाओ हेडिंग, आप क्या लगाओगे? झिल्ली रहित कोशिका। सुंदर हेडिंग लगाओ नए पेज के ऊपर, झिल्ली रहित कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने झिल्ली रहित कोशिकांग के बारे में अपनी क्या चर्चा करनी है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए तो कौन सा स्टेप आता है, झिल्ली रहित कोशिकांग। रहित कोशिकांग, अब बेटा एक मुझे बात बताओ, झिल्ली रहित कोशिकांग की बात आ रही है तो ये न्यूड है, पहला काम तो ये नगन है, ये न्यूड है, ये नगन है, ठीक है। इसके ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जा रही, नहीं पाई जा रही। तो इसके अंदर हमारा जो अध्ययन करना है, हमने कितने ऑर्गन पढ़ेंगे? सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? राइबोसोम्स पढ़ेंगे, पहला काम। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम्स पढ़ेंगे। ये लो जी, सेंट्रोसोम्स हमने कर दिया। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम? सीलिया, सीलिया या फ्लैजिला, मतलब कशाब या पक्षमाप। आप इसको कह सकते हो कशाब, इसको कह सकते हो आप पक्षमाप। बेटा यही पढ़ने हैं आपने, यही स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। कंफर्म हुआ? लिख लिया आपने तीनों के नाम। हम झिल्ली रहित कोशिकाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला कोशिकांग जो है वो है राइबोसोम। हेडिंग डालें राइबोसोम, हेडिंग डालें राइबोसोम। देखिए आप पहले समझे आप चीज को, उसके बाद में आपने करना है। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में क्या बोला गया? इसके खोजकर्ता कौन थे? कौन थे खोजकर्ता इसके? देखो बेटा, इसके खोजकर्ता है जॉर्ज पैलेडी। क्या नाम है बेटा इसका? जॉर्ज पैलेडी, ये इसके खोजकर्ता है। ध्यानपूर्वक पहले सुन ले, उसके बाद में लिखने का प्रयास करें। खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पैलेडी। यही प्रश्न आता है, मुझे ये बताओ कि जॉर्ज पैलेडी ने जब राइबोसोम को खोजा था, जंतुओं में खोजा था या पादपों में खोजा था? प्रोकैरियोटिक में खोजा था कि यूकैरियोटिक में खोजा था? आप ये तो मानते हो कि ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। सीपीआर, सीपीआर करवाया था। C फॉर सेल वॉल, P फॉर प्लाज्मा झिल्ली, R फॉर राइबोसोम। तीन ही कोशिकांग होते हैं ना, तीन कोशिका। इसके बारे में आपने क्या बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? कैसी कोशिकाएं हैं? पुरानी कोशिकाएं, बहुत पहले खोजी गई थी। ये तो श्योर है कि यूकैरियोटिक से तो पहले खोजी गई होंगी ना। तो फिर राइबोसोम का ये जो जॉर्ज पैलेडी है, ये बंदा भी अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के समय का है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर इसने डिस्कवरी की होगी इसके अंदर, श्योर है। तो ये पादपों के लिए था या जंतुओं के लिए था? नहीं ना, क्या बोलोगे? ये जंतुओं के लिए था। कौन था बेटा? एनिमल्स में था ये डिस्कवरी, याद है। किसने की थी बेटा खोज? इन्होंने एनिमल्स के अंदर खोज की थी, जंतुओं में सबसे पहले खोजा गया था। कन्फर्म है बेटा वाले, ये सुन ध्यान से। अब पहला प्रश्न ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं, याद रहेगा। दूसरे प्रश्न में चलता हूं। राइबोसोम की यदि हम इसकी उपस्थिति देखें तो बेटा इसकी उपस्थिति आपको ध्यानपूर्वक देखें, इसको उपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है।
इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी ये क्या होगा बेटा, आपको मिलेगा। ये लो जी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी पाया जा रहा है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी पाया जा रहा है। समझ आ गया? अब बात आती है, हमने प्रोकैरियोटिक में लिखा था कि प्रोकैरियोटिक में समस्त झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्या था कि ना तो दोहरी झिल्ली वाला कोई मिलेगा, ना ही हमें क्या मिलेगा, एकल झिल्ली वाला मिलेगा। मेरा प्रश्न आ रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समजात कौन सा कोशिका है? कौन है? मीजोसोम। वेरी गुड। और मीजोसोम की मां कौन है? कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली? भूल जाओ, अग्गा दौड़ पीछा चौड़, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोला था मैंने? कोशिका द्रव्य में जितनी चीजें मिलेंगी वो कौन बनाएगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला मीजोसोम किसकी संरचना है? प्लाज्मा झिल्ली की है। यूकैरियोटिक के जितने काम एडवांस हो रहे हैं वो सारे के सारे एडवांस काम कौन करेगा? मीजोसोम करेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका का शक्ति ग्रह है ना, वो एक प्रकार से कौन है? वो मीजोसोम है। कौन है बेटा? मीजोसोम है। हमने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, केवल क्या मिलेगा? झिल्ली रहित मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त भी मिलेंगे और झिल्ली रहित भी मिलेंगे, क्योंकि राइबोसोम क्या है? झिल्ली रहित है। क्या ये यूकैरियोटिक में होता नहीं? क्या होता है ना? तो अपने क्या बोल देंगे यूकैरियोटिक के लिए? ये सेंटेंस याद रखना कि झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग दोनों प्रकार के कोशिकांग यूकैरियोटिक में मिलेंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल क्या मिलेगा? झिल्ली रहित कोशिकांग मिलेंगे। इस सेंटेंस का मतलब समझ लेना। पहली बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर यदि राइबोसोम मिलता है तो वो किस रूप में मिलता है? बोलेंगे 70S प्रकार। कौन सा प्रकार बेटा? 70S प्रकार का राइबोसोम आपको इधर मिलता है। यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाएगा? बताओ मेरे। दोनों मिलेंगे। ये आपको 70S टाइप भी मिलेगा और 80S टाइप भी मिलेगा। लिख लेना भाई इसके अंदर, 80S टाइप भी मिलेगा। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताओ कि 70S यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां पाया जाता है? करो हिम्मत। अब यहां क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में कहां मिलता है? अरे बेटा कहां मिलता है? अरे बेटा कोशिका द्रव्य में तो मिलता है। समझ आ गया कि नहीं मिलता? मिलता है ना? ये कहां मिलेगा? ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 हरित लवक, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हरित लवक, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर 4 ए व बी दोनों। दिमाग बढ़ाओ थोड़ा सा। कोशिका द्रव्य में तो 80S पाया जा रहा है, 70S कहां मिलेगा? 70S कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे हरित लवक में मिलता है कि नहीं मिलता? लिख दो इसके लिए, ये मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। 70S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में नहीं होता। ये कहां पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर पाया जाता है। प्रश्न कितने बच्चों को समझ आया? पहले याद खड़ा करके बताओ मेरे को। मैं जो कथन कह रहा हूं वो कितने बच्चों के दिमाग में आ चुका है? मैं फिर ये बोल रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S पाया जाता है। होता है 70S? पता है? अब अगर पूछ ले कि कहां पाया जाता है, इसका स्थल क्या है, मुझे नहीं पता कि आज तक कभी आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की किताब में आपको पढ़ाया भी होगा। बता दो कहां पे है? बताओ मेरे को कहां मिलेगा? कहां मिलेगा?
प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे भारी भित्ति का नाम बताओ। पहले बताओ कितने स्तरीय होती है, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय? कितने स्तरीय? ये भी भूल जाओ, तीन स्तरीय। बाहरी स्तर का नाम बताओ। ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे स्तर का नाम बताओ, हैं? कोशिका भित्ति। तीसरे स्तर का नाम बताओ, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर क्या मिलेगा? केंद्र द्रव्य तो होता ही नहीं बेवकूफ, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। तो अब इसके लिए प्रश्न क्या आया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य, आलू मित्रों, कोशिका द्रव्य के मध्य पाया जाता है, के मध्य उपस्थित होता है। अब बताओ मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि तुम्हें समझ में आया। सही बताओ, दिमाग से नहीं आ रहा दिमाग में? लो, कौन सा स्तर? ग्लाइकोकैलिक्स। तुम कंफ्यूज मत हो। कौन सा स्तर? कौन सा स्तर है बेटा? सेल वॉल। तो ये हमारा दूसरा स्तर हो गया, ये हमारा पहला स्तर हो गया। अच्छा, तीसरे स्तर का नाम बताओ। क्या बेटा? ये प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारा तीसरा स्तर क्या हो गया बेटा जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा यही पढ़ा था, पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर क्या पाया जा रहा है? ये क्या पाया जा रहा है बेटा? अरे क्या पाया जा रहा है? कोशिका द्रव्य। मैंने तीन चीजें करवाई थी। ये है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। हमने क्या बताया था कि एक तो प्लाज्मा झिल्ली से क्या बन रहा है बेटा? ये मीजोसोम बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? प्लाज्मा झिल्ली के नजदीक ही यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? और क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक पाए जाते होते हैं। लवक में अवर्ण की लवक होते हैं, वर्ण की लवक होते हैं, हरित लवक होते हैं। वर्ण की लवकों में कैरोटीनॉइड होते हैं, फाइकोबिलीन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका में वर्णकों के स्थान पे क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स। आपने बोला क्रोमेटोफोर्स। ये क्रोमेटोफोर्स कहां पाए जा रहे हैं? ये भी क्या लिखोगे? प्लाज्मा झिल्ली के नजदीक पाए जा रहे हैं मित्रों। ये ले, अब लग गया पता कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमेटोफोर, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच में पाए जाते हैं। कहने का मतलब प्लाज्मा झिल्ली के नजदीक पाए जाते हैं। समझ आ गई बात? कहानी क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कैसा होता है? झिल्ली रहित। किस प्रकार का? 70S। स्थल क्या है इसका? प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य के मध्य उपस्थित होता है। कन्फर्म हो गया? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पगलाने वाला क्वेश्चन है एक प्रकार, और आप सीधा रटे मारते हो प्रोकैरियोटिक 70 प्रकार, पता ही नहीं 70 प्रकार पाया कहां था। अब अगर बात करूं मैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसके लिए प्रश्न कैसे आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार का राइबोसोम होता है? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? 80S कहां मिलेगा? कोशिका द्रव्य में। कहां मिलेगा? स्वतंत्र रूप से पाया जा रहा है। लेकिन तुम पूछ ले कि 70S कहां पाया जाएगा, तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। इसका मतलब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कौन है? खुद कोशिकांग है, इनके अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग। लिखो, ये कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट है, जो किसी पुस्तक के अंदर आपको कम ही मिलेगा लिखा हुआ। लिखो, राइबोसोम को कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग कहा जाता है। स्टार बनाकर लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दिखा रहा हूं आपको मैं। कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग कहा जाता है। अब बताओ, मेरे द्वारा बताए गए दो टॉपिक कितने बच्चों के समझ में आ चुका है? सभी को समझ में आया? अब ये क्वेश्चन, ये कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग कहा जाता है।
अब कोशिकांगों के अंदर कब पाया जाएगा? जब ये आकार में बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये बोलेंगे ना, जब इसकी आकृति बहुत छोटी होगी तभी तो चीज मेरी जेब के अंदर आएगी। अब पेन मेरे से ही बड़ा हो जाए, मेरा पेन मेरे से बड़ा हो जाए, मेरी जेब में कैसे आएगा बताओ? मेरे को नहीं आ पाएगा ना। तो इसका आकार क्या होता है? अति सूक्ष्म। लगाओ बेटा इसके साइज के ऊपर चलते हैं, सेकंड क्लास अपने शीट के ऊपर देखते हैं साइज, इसका आकार। देखो बेटा इसका आकार कितना होता है, क्या लिखेंगे? अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, स्मॉल साइज, छोटा आकार। कितना छोटा? 150 माइक्रोन से 250 माइक्रोन का साइज होता है। सबसे सूक्ष्म कोशिकांग कहा गया है, सूक्ष्म कोशिकांग भी कहा गया है, इसीलिए इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहा गया है। इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहा गया। ये लो मित्रों, ये सेंटेंस इसके लिए यूज किया जाता है, कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? अगले पे चलता हूं बेटा मैं। प्रश्न आता है अपना, हेडिंग स्टार लगा के लिखे कि पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में सर्वप्रथम राइबोसोम के खोजकर्ता, राइबोसोम के खोजकर्ता, पादप कोशिकाओं में राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो बेटा लिखो, रॉबिन्सन, रॉबिन्सन व ब्राउन। ये लो, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने खोज की थी। किसके अंदर की थी? लेग्यूम पादपों के। लेग्यूम पादप, लेग्यूम पादप कौन से होते हैं बेटा? समस्त फलीदार पादप, समस्त फलीदार पादप, समस्त फलीदार प्लांट्स के अंदर इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। याद रखोगे? बोलोगे नहीं इस चीज को? समस्त फलीदार पादपों में की थी। कौन सा पादप था जिसके अंदर इन्होंने खोज की थी? बोलेंगे सेम की फलियां, सेम की फलीदार पादप। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने इनकी खोज यहां की। कंफर्म बेटा? अभी अपन चलते हैं राइबोसोम के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास में राइबोसोम कितने प्रकार का है? तो हम पढ़ते हैं अगला टाइप। राइबोसोम के टाइप पढ़ रहे हो बेटा? 2 टाइप का है, 2 प्रकार का राइबोसोम आप पढ़ने जा रहे हो। पहला पढ़ने जा रहे हो आप 70S टाइप, दूसरा 80S टाइप। 70S प्रकार, 80S प्रकार। समझ आई बात? 70S प्रकार के राइबोसोम के लिए बात बोली गई है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अरे बेटा क्या होती है? कम होती है। और 80S प्रकार के राइबोसोम में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अरे बेटा क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। ये संक्षिप्त में शॉर्ट की याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे कि सर ने बताया था कि 70S प्रकार के राइबोसोम के अंदर प्रोटीन कम होता है और 80S प्रकार के राइबोसोम में प्रोटीन ज्यादा होता है। कोई डाउट, कोई प्रश्न? लगभग मैंने बता दी। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं बेटा, देखें ध्यान से। ए फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं मैं। क्या पढ़ने जा रहा हूं मैं आपको? मैं 70S प्रकार। क्वेश्चन आया आपके पास में, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है नंबर 1 जीवाणु में, नंबर 2 हरितलवक में, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया में, नंबर 4 सभी में। आंसर होता है सभी में। डर क्यों रहा है? हौसले से बोला क्या? शाबाश। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक। हरितलवक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यूकैरियोटिक। सभी में होता है कि नहीं होता? तो क्या बोलेंगे? सभी में पाया जाएगा। सभी में लिख दो यार आप, टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं है। 70 कहां पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी, प्लांट में भी,
एनिमल के अंदर भी, सब में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, हरित लवक के अंदर भी, सब के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो 17 प्रकार हमने लिख दिया। ठीक, उपस्थिति पहले क्या बताओगे, इसकी उपस्थिति कैसे क्वेश्चन आते हैं। उपस्थिति में पहला हम क्या लिखेंगे, कोशिका द्रव्य यानी कि प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका द्रव्य के मध्य। ठीक है बेटा, ऊपर ले लेना प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली व कोशिका द्रव्य के मध्य। दूसरा क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, यूकैरियोटिक कोशिका में कहा मिलेगा बेटा, ये हरित लवक में व माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक भाई, 17 प्रकार का संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन। बेटा आ जाओ यहाँ पे, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में क्या क्या चीजें लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे इसमें आरएनए की मात्रा कितनी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। आ जाओ भाई, मैंने क्या बताया था कि 70S में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, आरएनए की मात्रा कितनी मिलेगी, बोलेंगे 60%। इसकी मात्रा कितनी मिलेगी, बोलेंगे 40%। दो आंकड़े याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जेट के अंदर से। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ आया बेटा? 17 प्रकार का रासायनिक संगठन, आरएनए 60%, प्रोटीन कितना होता है 40%। 17 प्रकार के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो देखें बेटा 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां पाई जाती हैं। कितनी उप इकाइयां होती है बेटा इसकी, 2 उप इकाइयां पाई जाती है। मैं लिख देता हूं, 2 उप इकाइयां यानी कि 2 सब यूनिट्स। पहली इकाई 50S प्रकार, दूसरी उप इकाई 30S प्रकार। इसको क्या बोलेंगे, बड़ी उप इकाई। क्या बोलेंगे बेटा, बड़ी उप इकाई, लार्ज सब यूनिट। इसे क्या बोलेंगे, छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई। 50 और 30 कितने होते हैं, हो गए 17 इस प्रकार का। 50 और 30 17 होते हैं ना, अरे 50 और 30 17 होते हैं क्या, तो बोलो ना, हाँ क्यों कर रहे हो, आपने पूछा नहीं, क्या आप बोल रहे हो 70S, नीचे 2 इकाइयां बना रहे हो 50S की और 30S की। कौन सा भावी युवक मुझे बताएगा कि 50 और 30 तो 80 होते हैं, 17 प्रकार कैसे बना, कौन सा युवक बताएगा मुझे, है किसी में दम बताने का, या फिर मैं ही बताऊं? सुनो फिर ध्यान से कैसे बनता है। देखो हमने क्या लिखा है, राइबोसोम की एक उप इकाई कैसी है, बड़ी, एक उप इकाई कैसी है, छोटी। ये तो पता लग गया ना कि राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती है। कन्फर्म है बेटा? नोट्स अलग से क्वेश्चन लिख लेना, प्रश्न आएगा राइबोसोम के बाद में, जो बड़ी उप इकाई होती है, बड़ी उप इकाई होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है मंदिर के गुम्बद नुमा। मंदिर का गुम्बद देखा, मंदिर का गुम्बद ऊपर जो बनता है, गुम्बदाकार बोलेंगे इसको, गुम्बद आकार। ये लो, मंदिर का गुम्बद जो होता है ना, वैसे इसकी शेप होती है। अगर पूछा जाए कि छोटी उप इकाई का आकार कैसा होता है, छोटी उप इकाई का आकार कैसा होता है, हमेशा अंडाकार। कैसा आकार होता है बेटा, अंडाकार। ये दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जेट के पेपरों के अंदर भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, भूलना नहीं। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई का आकार गुंबदाकार, गुंबदाकार।
छोटी उप इकाई का आकार अंडाकार। चलो नेक्स्ट आगे में, चलो देखो भी आगे, ये पेज बदल दूं क्या हो गया? शुक्र है। देखो अब देखो, हमने बोला बड़ी उप इकाई, ये प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला, बड़ी उप इकाई का आकार कुछ यूं होता है ऐसे करके, ये बड़ी उप इकाई। छोटी उप इकाई की बात करें, छोटी उप इकाई, समझ आ गई बात बेटा? ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट, छोटी उप इकाई। एक बात ध्यान देना, बड़ी उप इकाई पाई जा रही है 50 एस प्रकार की, ये होती है बेटा। छोटी उप इकाई पाई जा रही है 30 एस प्रकार की। क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 50 और 30 तो 80 हो गए, बनाना है मेरे को 70, तो याद रखना 10 एस का जो हिस्सा है ना, ये जब आपस में जुड़ती है, ये वाला जो है यहाँ ये जुड़ती है, या कौन सा आयन पाया जाता है? बोलेंगे मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन। कितनी मात्रा होती है इसकी? 0.001 मोलर सांद्रता। क्या बोलेंगे? मोलर सांद्रता। मैग्नीशियम आयन की कितनी सांद्रता यहाँ होती है? 0.001 m मोलर सांद्रता यहाँ पाई जाती है। कौन सा आयन यहाँ पे सहायता करता है? बोलेंगे मैग्नीशियम पैक्टेट आयन सहायता करता है। प्रश्न आता है राइबोसोम की बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई, दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में कौन सा आयन सहायता करता है? कौन सा आयन सहायता करता है बेटा? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 0.001 m होनी चाहिए। कन्फर्म हुआ? जब ये बड़ी उप इकाई ऐसे और छोटी उप इकाई जब ऐसे जुड़ेगी, 10 एस इसको जोड़ने में प्रयुक्त हो जाता है, इसको जोड़ने में प्रयुक्त हो जाता है। बात समझ में आ गई? बन गया 50 और 30 70 बन गया। इस इकाई को क्या बोलेंगे? स्वेडबर्ग मात्रक। क्या बोलेंगे? स्वेडबर्ग मात्रक कहते हैं, स्वेडबर्ग मात्रक कहेंगे। ये खोजकर्ता कौन थे? स्वेडबर्ग, खुद एक वैज्ञानिक था। स्वेडबर्ग मात्रक किसके लिए यूज किया जाता है? अपने राइबोसोम के आकार व घनत्व की इकाई है। किसकी इकाई है बेटा? ये तो मैंने लिख दिया, राइबोसोम के आकार व घनत्व की इकाई कहा जाता है, घनत्व की इकाई कहा जाता है स्वेडबर्ग मात्रक। जेट के लेवल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए भाई। ठीक भाई, समझ आ गया? राइबोसोम 17 प्रकार कितनी उप इकाइयों में बढ़ता है? 2। बड़ी उप इकाई 50 एस की, छोटी उप इकाई 30 एस की। दोनों को जोड़ने में कौन सा आयन सहायता करता है? मैग्नीशियम आयन। कितनी सांद्रता? इतनी सांद्रता। ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी सांद्रता जो है ये भी इंपॉर्टेंट। और राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को मापने में प्रयुक्त इकाई कौन सी है? ये बड़ी स्वेडबर्ग मात्रक कहते हैं। तभी हम किसका प्रयोग करते हैं? 70 एस, 80 एस। ये जो एस है ना, एस ये क्या है? ये स्वेडबर्ग मात्रक है। ठीक है बेटा? स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था इसकी आकृति होती कैसी है। तो आकार व घनत्व के लिए इसकी इकाई क्या लिखोगे आप? स्वेडबर्ग मात्रक का प्रयोग करोगे। ठीक है बेटा? कन्फर्म हुआ? इतना उतारो फटाफट। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर के अंदर ये आता है, आपको पता होना चाहिए। बड़ी उप इकाई का आकार हमेशा कैसा होता है? गुंबदाकार। छोटी उप इकाई का आकार कैसा होता है? गोलाकार, सॉरी अंडाकार। क्या बोलोगे? अंडाकार आकृति होती है दोनों में। चाहे 17 की बात करूं, चाहे मैं 80 की बात करूं, दोनों के अंदर बड़ी का साइज गुंबदाकार, छोटी का साइज अंडाकार होता है। ठीक है? दोनों को जोड़ने में प्रयुक्त आयन मैग्नीशियम आयन। सांद्रता इतनी। मापने की इकाई क्या है? स्वेडबर्ग मात्रक कहते हैं, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट कहते हैं। स्वेडबर्ग मात्रक का काम क्या है?
राइबोसोम के आकार व घनत्व को क्या करता है, ये प्रमाणित करता है। अभी कितने साइज का हमारे पास में राइबोसोम पड़ा हुआ है, कन्फर्म हुआ। अभी चल रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए अभी हमने किया था 70s के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया 70s कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। हमारे पास में जो लार्ज सब यूनिट है वो कौन सी है, और जो हमारे पास में स्मॉल सब यूनिट है वो कौन सी है। लार्ज सब यूनिट है हमारे पास में 50 एस टाइप। छोटी सब यूनिट कितनी थी बेटा हमारे पास में, 30 एस प्रकार। अब आगे और देखो, 50 एस प्रकार की उप इकाई आगे फिर दो उप इकाइयों में बढ़ती है। इसकी दो उप इकाइयां फिर आगे पाई जाती है। एक कितनी होती है, 23 एस प्रकार। कन्फर्म। इधर 5 एस प्रकार, 5 एस टाइप। कन्फर्म। 30 एस प्रकार की उप इकाई, छोटी उप इकाई केवल एक ही इकाई में बढ़ती है, उसका नाम है 16 एस प्रकार। क्या पता क्वेश्चन क्या आएगा, देखो 70 एस प्रकार के राइबोसोम में 70 एस प्रकार के राइबोसोम में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 1 2 3। 70 एस प्रकार के राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 3 प्रकार के आरएनए बेटा क्या रहेंगे, उपस्थित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अब हमने इसके अंदर क्या बता दिया, ये समान इसके अंदर पाया जाता है। 70 एस राइबोसोम की कहानी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक। 70 एस की कितनी उप इकाइयां थी, बड़ी उप इकाई कितनी एस की थी, छोटी उप इकाई, बड़ी उप इकाई कितने भागों में बढ़ती है, पहली इकाई कौन सी है, दूसरी। 30 एस प्रकार की इकाई कितने में बढ़ती है, क्या नाम है इसका, कितने प्रकार के 70 प्रकार के राइबोसोम में कितने प्रकार के आरएनए मिलेंगे, 1 2 3। समझ आ रही, देखा क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अगले पेज के ऊपर, आ जाओ, लगाओ हेडिंग 80 एस प्रकार। दूसरा कौन सा है बेटा हमारे पास में, 80 एस प्रकार का राइबोसोम। अच्छा बताओ शाबाश, ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, उपस्थिति बताओ बेटा इसकी मेरे को, कहां कहां मिलेगी। शाबाश, अब तो बहुत कुछ मालूम पड़ गया आपको। उपस्थिति बताओ कहां कहां मिलेगी। नंबर 1 पे क्या लिखूं मैं, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या लिखूंगा बेटा मैं, ये लो जी, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये सब 80 प्रकार मिलेगा। मिल गया। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कहां मिलेगा ये, शाबाश, ये हुई ना बात। अब आयो पटरी के ऊपर आप, बिल्कुल इंजन के आगे बता देना, बस ध्यान रखना। कोशिका द्रव्य में आ गए बेटा, कोशिका द्रव्य में 80 प्रकार मिल रहा है। 80 प्रकार का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर हमने पहले ही क्या बोला था कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलेगी, 60%। और आरएनए की मात्रा कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी बेटा, 40%। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करके लगा लेना। ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को, ठीक है। 80 प्रकार का राइबोसोम जो है, चाहे 70 प्रकार का है चाहे 80 प्रकार का है,
ये कौन सी प्रक्रिया संपन्न करवाता है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ये बात ध्यान है। कोशिका का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन कहते हैं। एनर्जी यही दे रहा है अपने को, पूरी पूरी, ठीक है, प्रोटीन से यही करवा रहा है। 80 प्रकार के राइबोसोम के प्रकार की बात करता हूं बेटा मैं। 80 प्रकार के राइबोसोम को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में बांटा गया। आ जाओ, वही सेम जैसे 17 को बांटा था वैसे इसको बांट देंगे अपने। बताओ फिर 80 प्रकार की जो लार्ज सब यूनिट होती है, बड़ी उप इकाई होती है, वो कितनी एस की होती है? और छोटी उप इकाई जो होती है वो कितनी एस की होती है? आ जाओ बताओ मैं। बड़ी उप इकाई कितनी एस की होती है? 60 एस की। किसके लिए कितनी होती है बेटा? 60 एस की। आपने कुछ नहीं करना यार, जो प्रोकैरियोटिक वाले है ना उसमें से सिर्फ 10-10 अंक आगे बढ़ा देना। तो दूसरी उप इकाई, छोटी उप इकाई प्रोकैरियोटिक में 30 एस की थी, यहाँ कितने की होगी? 40 एस की होगी। 40 एस टाइप। बड़ी उप इकाई। अब प्रश्न आएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस राइबोसोम की बड़ी उप इकाई कितनी एस की होती है? छोटी उप इकाई कितनी एस की होती है? बड़ी उप इकाई का साइज कैसा होता है? आकार कैसा होता है? गुंबदाकार। वही बोलना है सेम। कैसा आकार होता है? गुंबदाकार। छोटी उप इकाई का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में कौन सा आयन सहायक होता है? मैग्नीशियम आयन। सांद्रता कितनी? 0.001 m। क्लियर बात? इतनी मात्रा चाहिए अपने को। समझ आ गई? राइबोसोम बनाने के लिए चाहिए। तो अब चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बता दिया था आपने। हमारा पहला टाइप अपने चला था एटीएस के लिए। एटीएस के लिए हमारे पास पहली आई थी हमारे पास 60 एस टाइप की बड़ी उप इकाई। 60 एस के बाद में हमने छोटी पढ़ी थी अपने कितने एस की? 40 एस टाइप की हमारी छोटी उप इकाई के बारे में हमने पढ़ रहे थे। 60 एस उप इकाई जो है आगे कितने भागों में बांटी गई है बेटा? 3 भागों में बांटी गई। कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी गई है। पहला इकाई कितने की होती है? अपने बोलेंगे 28 एस। कितने टाइप की बेटा? 28 एस टाइप की। ये लो जी मित्रों, एक पहली हो गई 28 एस प्रकार। दूसरी 5.8 एस टाइप। ये लो मित्रों, दूसरी होगी 5.8 एस प्रकार की। तीसरी 5 एस प्रकार, 5 एस टाइप की तीसरी इकाई हो गई बेटा। 40 एस को कितने भागों में बांटा गया? एक भाग में। कितने एस की होगी ये? 18 एस टाइप। 18 एस टाइप की हो गई। अब आप मुझे एक आंकड़ा बताओ, 70 एस प्रकार के राइबोसोम में कितने प्रकार के आरआरएनए पाए जा रहे थे? इसमें कितने होंगे? कितने होंगे? कौन से 4? 1 2 3 4। क्लियर हो गया? लगाओ इसके अंदर। 80 एस प्रकार के राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के अंदर कितने प्रकार के आरआरएनए मिलेंगे? 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। कन्फर्म? कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी बच्चे को समझ आ गई? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये आगे चलता हूं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अगर तो क्वेश्चन आए 80 एस के बारे में अकेला पूछा है तो आप क्या बोलोगे? 80 एस प्रकार का राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। यदि पूछा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे? 70 एस भी पाया जाता है, 80 एस भी पाया जाता है। 70 एस कहां मिलेगा? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 80 एस कहां मिलेगा? कोशिका द्रव्य में। कहां मिलेगा? कोशिका द्रव्य में मिलेगा। 70 एस प्रकार के राइबोसोम में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है?
कम होती है, 80S प्रकार के राइबोसोम में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। कन्फर्म हो गए सारे के सारे। 70S प्रकार के राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम में 4 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 70S प्रकार हो चाहे 80S प्रकार हो, दोनों की 2 उप इकाइयां होती हैं, एक बड़ी उप इकाई, एक छोटी उप इकाई। याद रखोगे, बड़ी उप इकाई का आकार हमेशा गुंबदाकार होता है और छोटी उप इकाई का आकार हमेशा अंडाकार होता है। याद रखोगे। अब हमने ये बता दिया कि अगले डायग्राम पे चल रहा हूँ, सभी बता दिया ना। मैं कुछ चीज समझाने जा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। हमने बताया कि हमारे पास में कुछ इस आकृति की हमारी ये स्ट्रक्चर है, प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास में एक पाई जा रही है बड़ी उप इकाई और एक हमारे पास में पाई जा रही है बेटा यहाँ पे छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई पाई जा रही है। कन्फर्म है बेटा। इसको मैंने कहा स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट, छोटी उप इकाई। छोटी उप इकाई इसको कह सकता हूं मैं लार्ज सब यूनिट। बड़ी उप इकाई लार्ज सब यूनिट। छोटी उप इकाई कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है? चाहे प्रोकैरियोट की बात करूं चाहे मैं यूकैरियोट की बात करूं। प्रोकैरियोट की बात करूंगा तो बोलूंगा मैं 30S प्रकार, और यदि मैं यूकैरियोट की बात करूंगा तो लिखूंगा मैं 40S प्रकार। यही क्वेश्चन है अपने पास में। इसके लिए यूज कर दूंगा मैं प्रोकैरियोटिक, इसके लिए इस्तेमाल कर दूंगा मैं यूकैरियोटिक। याद रहेगा। अगर बात करें अपने बड़ी उप इकाई की बात करूं तो ये आपको किस रूप में मिल सकती है, ये आपको मिल सकती है 50S टाइप की बात कर दूं, या मैं कर दूंगा 60S टाइप। यही था बेटा। अगर 50S है तो प्रोकैरियोटिक के लिए, 60S है तो यूकैरियोटिक। कन्फर्म लिख दिया। अब एक चीज समझे मित्रों, मित्रों बात ये होती है कि ये राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर हमने बताया कि यहाँ पे इनकी जो जोड़ने की जो इकाई है, ये वाली जो इसको जोड़ती है आपस में, राइबोसोम की 2 इकाइयों को जोड़ने की इकाई का नाम क्या है, क्या नाम है बेटा? मैग्नीशियम आयन। कितनी मात्रा चाहिए थी? 0.001 मोलर सांद्रता चाहिए थी। ठीक, इसकी सांद्रता से जुड़ रहा है ये। यदि इसकी मात्रा, क्वेश्चन आता है, यदि इसकी मात्रा 10 गुना बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा? इसके द्वारा कौन सी स्थिति जन्म लेगी? बोलेंगे पोलीसोम, या क्या होगी? पोलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? पोलीराइबोसोम की स्थिति बन जाती है। इसको इर्गोसोम भी कहा जा गया। क्या बोला बेटा? इर्गोसोम भी कहा गया है बेटा इसको। ये लो जी, इर्गोसोम भी कहा गया है। क्या ये संरचनाएं, क्या ये संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं? नहीं लेती। ये संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें भाग नहीं लेती। ये लो जी बेटा, भाग नहीं लेती। इनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। बात समझ में आई? इनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ये प्रश्न समझ में आ गया? अगर इसकी सामान्य मात्रा होगी तो राइबोसोम बनेगा। यदि इस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ा दी जाए तो बनने वाली स्थिति क्या बनेगी? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम बनेगा। क्या ये प्रोटीन संश्लेषण करेंगे? नहीं करेंगे। ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेंगे, ये इसमें भाग ही नहीं लेते। पहला क्वेश्चन उतारे, जल्दी उतारे बेटा। ये इसमें भाग नहीं लेते, रिजेक्ट कर देते हैं बेटा इसको। कंफर्म हुआ? ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, मैं छोटा सा।
यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये तो है पहली कंडीशन, ये तो है पहली स्थिति, पहला काम ये हो जाएगा। पहला काम ये हो जाएगा, इर्गोसोम बन जाएगा, पॉलीसोम बन जाएगा। और ये कंडीशन आती किसके अंदर है? ये कंडीशन किसके अंदर आती है? ये कंडीशन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आती है। ये कोशिका कहां पे आती है? ये बात, ऐसी घटना कहां घटित होती है बेटा? ये घटना कहां घटित होती है, कहां देखने को मिलती है? ये मिलेगी आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगी। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर घटना दिखाई मिलती है अपने को, याद रखना इस बात को। ठीक है बेटा। सेकंड स्टेप, एक तो बढ़िया लिखा करो, बाकी वीडियो जब देखते हो उसको सारे सेंटेंस अपने आप लिख लिया करो, आप नीचे बना लिया करो वीडियो को, एक मिनट रोक के नीचे क्वेश्चन लिख लो कि सर ने क्या क्वेश्चन बोला, वो क्वेश्चन लिख लिया करो प्रश्न। थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी किया करो घर पे जाके। दो फायदे होते हैं, वीडियो रिकवर हो जाएगी, टॉपिक रिकवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। हाँ जी, पहले कंडीशन हो गई। चलो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर सेकंड घटना बताऊं, घटना कैसे घटती है। सभी ना पहले बोल दिया करो कि हाँ सर आगे पेज पे चलो। चलो चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो अब देखो, अब अगर ऐसी घटना हो जाए, यदि मैग्नीशियम की सांद्रता हम बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दें, तो हमारे पास क्या घटना घटेगी? हमारे पास में ये घटना घटेगी, बहुत सारे राइबोसोम बन जाएंगे इस तरीके से। बहुत सारे राइबोसोम एकदम से क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाइमर। क्या बोलेंगे बेटा? इससे क्या बन जाएगा? डाइमर बन जाएगा। डाइमर को क्या कह सकता हूं मैं? पॉली राइबोसोम बन जाएगा। पॉली राइबोसोम का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, देखो 70s प्लस 70s, 70s प्लस 70s दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 100s डाइमर। फिर 80s प्लस 80s दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 120s क्या? डाइमर। मीन टू से ये घटना यदि प्रोकैरियोटिक में संपन्न हो सकती है, तो ये घटना यूकैरियोटिक के अंदर भी संपन्न हो सकती है। समझ में आई ध्यान से बेटा? ऐसी कंडीशंस के अंदर प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। समझ आ गया? और यदि हम राइबोसोम का काम लिखें, तो हमने एक ही काम लिखना है, लिख दो प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक। ठीक है, उतार प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। संबंधित क्वेश्चन लगभग मैंने इसके ऊपर बता दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन टॉपिक को रिवाइज करते हुए यदि मन में कोई प्रश्न आए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालिएगा, अन्यथा कल क्लास में आने से पहले मुझसे पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने किसी भी क्वेश्चन छूट जाए ऐसा कंडीशन नहीं है, मैंने लगभग करवा दिए हैं। मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।